आज की कहानी मध्य प्रदेश से है और ये कहानी है 29 जनवरी 2021 की, यानी 29 जनवरी 2021। होता यह है कि इस रोज मध्य प्रदेश के सतना शहर के पास एक जगह है जिसका नाम है कोठी। इस कोठी जगह में एक सुनसान खाली पड़ी जगह पर एक इंसानी हाथ लोगों को नजर आता है। ये एक कटा हुआ इंसानी हाथ था जो जाहिर है किसी लाश से या फिर किसी इंसान के शरीर से अलग हो गया था और वो खुली जगह पर पड़ा हुआ था, कुत्ते उसे नोच रहे थे। तो इस तरह का मंजर देखकर लोग फौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस पहुंचती है मौके पर और मौके पर पहुंचकर वो उस हाथ को बरामद भी करती है और फिर उसे प्रिजर्व करके रख लेती है सो दैट कि उसका भी पोस्टमार्टम हो और ये पता चल सके कि रीज़न क्या हो सकता है। और इसी के साथ पुलिस ये भी पता करने की शुरुआत करती है कि आखिर ये कटा हुआ हाथ किसका है, क्योंकि अगर मान लीजिए ऑपरेशन के ज़रिए किसी का हाथ काटा जाता है या पैर काटा जाता है तो वो एक मेडिकल वेस्ट होता है और उसे प्रॉपर तरीके से अस्पताल वाले निस्तारित करते हैं, निपटाते हैं, खुली जगह पर फेंक नहीं देते। लापरवाही की बात अलग है, ऐसा हो सकता है लापरवाही से। तो इस तरह के केसेस जहां पर कोई मानव अंग मिले आमतौर पर तभी होता है जब कोई अपराध हुआ हो और किसी के हाथ पांव काटे गए हों या किसी की हत्या कर दी गई हो। तो इसीलिए पुलिस के लिए इस मामले की जांच करके इस हाथ का रहस्य पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। सतना पुलिस इस मामले की जाँच में लगी थी और ख़ासकर जो कोठी पुलिस है, जिस इलाके में ये घटना हुई थी, वहाँ की पुलिस जो है इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। इसी बीच जब पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही थी तो पुलिस को ये पता चला कि 4 रोज़ पहले 25 जनवरी को सतना के ही रहने वाले एक शख्स जिनका नाम देवेंद्र सिंह भदौरिया है, उन्होंने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अब पुलिस उनके बेटे को तो ढूंढ नहीं पाई थी और उनके बेटे की तलाश का जो काम है वो ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन इसी बीच जब कटा हुआ हाथ मिल गया तो पुलिस वालों को लगा कि एक बार भदौरिया परिवार से संपर्क किया जाए और उनको ये हाथ दिखाया जाए। कहीं अगर वो इस हाथ को देखकर पहचान ले कि ये उनके गायब बेटे की ही हाथ है तो फिर इस मामले की जांच उसी तरह से आगे बढ़ाई जा सकेगी और ये पता चल जाएगा कि उनके बेटे के साथ कोई अनहोनी हो चुकी है। तो पुलिस वालों ने भदौरिया परिवार को सूचना दी और कहा कि हमने एक कटा हुआ हाथ रिकवर किया है, आप प्लीज़ एक बार इधर आइए और उस हाथ को देखकर पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये आपके बेटे का ही कटा हुआ हाथ है या नहीं है। घर वाले पहुंचे, कलेजा कड़ा करके दिल पर पत्थर रख के। उन्होंने हाथ को देखा लेकिन वो पहचान नहीं पाए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम देखकर रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये हमारे बेटे का ही हाथ है या नहीं है। अब सोचिए कैसी बड़ी विडंबना और कितनी तकलीफदेह ये हालात हो सकते हैं किसी परिवार के लिए जब पुलिस वाले किसी को इस तरह मानव अंग की शिनाख्त और पहचान के लिए बुलाते हैं। खैर, इंसान को इस ज़िंदगी में बहुत कुछ सहना झेलना पड़ता है। तो ये घर वालों ने जब पहचानने से मना कर दिया तो अब पुलिस के लिए जो है फिर से उस मामले की जांच नए सिरे से आगे बढ़ाने की चुनौती आ गई। पुलिस अब गुमशुदगी के मामले की अलग जांच कर रही थी, कटे हुए हाथ के मामले की अलग जांच कर रही थी, दोनों अलग अलग केसेस थे। इसी बीच कुछ रोज और गुजरा और 31 जनवरी को कोठी इलाके में रहने वाले या कोठी इलाके में अपना कारोबार करने वाले एक होटल के मालिक ने पुलिस को फ़ोन किया और इस बार उस शख्स ने पुलिस को फ़ोन करके ये बताया कि उसके होटल के ठीक पास में पाइपलाइन बिछाने के लिए मिट्टी की खुदाई का काम चल रहा है और अभी जिस जगह पर एग्जैक्टली खुदाई चल रही है उस जगह से बहुत तेज़ बदबू आ रही है और मज़दूरों ने अब उस बदबू की वजह से वहाँ पर काम रोक भी दिया है। तो एक बार प्लीज़ आप आइए और यहाँ चेक कीजिए कि मामला क्या है। अब सतना पुलिस जो है फिर से भागी भागी कोठी इलाके में पहुंची और उस पाइपलाइन वाली जगह पर जहां खुदाई चल रही थी उस जगह की पुलिस ने तलाशी लेने की शुरुआत की। वाकई जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को बहुत तेज़ बदबू का एहसास हुआ। अब पुलिस ने मजदूरों से खास तौर पर उस जगह की ही खुदाई करवाई जिस जगह से ये तेज़ बदबू आ रही थी। मजदूरों ने थोड़ी सी मिट्टी हटाई और मिट्टी हटाते ही नीचे से एक इंसानी लाश नजर आने लगी। अब ये मामला और पेचीदा हो गया था। पुलिस ने फौरन सारी मिट्टी हटवाई और ज़मीन के नीचे दफन जो लाश थी उसे बाहर निकलवाया और आपको जानकर अजीब लगेगा, हैरानी भी होगी कि इस लाश का एक हाथ जो है वो गायब था। अब आप समझ सकते हैं कि वो हाथ जो पहले मिला था वो जाहिर है इसी लाश का ही हिस्सा था और वो किसी वजह से कटकर अलग हो गया था या काट दिया गया था, जो भी हो। तो उस लाश का एक हाथ जो है गायब था और अब पुलिस के लिए इस लाश की पहचान करना एक और नई चुनौती या चैलेंज वाली बात थी।
पुलिस ने फिर से भदौरिया परिवार से संपर्क किया, क्योंकि ये एक मेल डेड बॉडी थी और इस डेड बॉडी में मरने वाले इंसान का एज भी तकरीबन उतना ही था जिस उम्र का बंदा जो है वो गायब हुआ था और जिसकी रिपोर्ट लिखवाई गई थी, यानी भदौरिया परिवार के बेटे की उम्र भी तकरीबन उतनी ही थी। तो अब पुलिस जो है उसने फिर से भदौरिया परिवार से संपर्क किया और उनसे कहा कि एक बार आकर आप देखिए, हमने एक डेड बॉडी ज़मीन के नीचे से खोद करके निकाली है और कहीं ये लाश आपके बेटे की तो नहीं है। फिर से भदौरिया परिवार के जो मेंबर है वो भरे मन से लाश की पहचान के लिए आए, लेकिन लाश कई रोज़ पुरानी थी और उनके लिए उस डेड बॉडी को देखकर पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये उनके गायब बेटे शैलेंद्र सिंह भदौरिया की ही लाश है या नहीं है, वो कंफर्म नहीं कर पाए। पुलिस ने अब इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया ताकि मौत की वजहों का सही पता चल सके। कत्ल का मामला तो ये था ही, अगर कत्ल का मामला नहीं होता तो इस तरह अंग भंग और जिस्म के हिस्सों का अलग अलग जगह पर मिलना और ऐसी जगह पर उस लाश को गाड़ना जो न तो कब्रिस्तान है न कोई शमशान के आसपास का इलाका है, तो कत्ल का मामला तो था ही, ये तो क्लियर है। लेकिन कत्ल हुआ कैसे, मौत हुई कैसे, ये पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम बहुत ज़रूरी था। तो पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और पोस्टमार्टम में भी वही बात निकली, ये पता चला कि सिर में किसी भारी चीज़ से वार कर इस शख्स की हत्या की गई थी। इसी के साथ पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने जब पूरे लाश को बहुत बारीकी से देखा, उसका मुआयना किया, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि लाश के एक पाँव में यानी डेड बॉडी की एक टांग में एक रॉड जो है वो लगी हुई है। ये वो रॉड है जो आमतौर पर किसी की टांग टूट जाने पर मेडिकल पर्पस से डॉक्टर्स लगाया करते हैं। उस रॉड पर एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम भी दर्ज था, अंकित था, और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने टांग को चेक करने के लिए, रॉड को चेक करने के लिए उसे बाहर निकाला था और देखा था कि ये रॉड किस चीज़ का है और किस पर्पस से वहाँ लगाया गया है। तो उस रॉड पर हॉस्पिटल का भी नाम लिखा हुआ था। अब जब ये रॉड बाहर आया तो फिर से पुलिस ने भदौरिया परिवार से पूछा कि कहीं आपके बेटे शैलेंद्र की टांग में कोई रॉड तो नहीं डली थी जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आपने दर्ज कराई है। अब जब घर वालों को ये बात पता चली कि पुलिस ने जो लाश बरामद की है, पोस्टमार्टम के दौरान उसकी एक टांग से एक रॉड बरामद हुई है जिसमें एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम उस रॉड पे लिखा हुआ है, तो ये जब घर वालों को बात पता चली तो घर वाले जो है उन पर आसमान टूट पड़ा। वो बेसाख्ता रोने लगे, बिलखने लगे और इसी के साथ ये बात साफ हो गई कि वो जो लाश है वो भदौरिया परिवार के बेटे शैलेंद्र सिंह भदौरिया की ही लाश थी। घर वालों ने कंफर्म कर दिया, कहने का मतलब ये है। और अब पुलिस को इस मामले की जांच आगे बढ़ानी थी। पुलिस ने और इंश्योर करने के लिए शैलेंद्र सिंह भदौरिया की जो डेड बॉडी बरामद हुई थी उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट लिए, डीएनए के नमूने कलेक्ट किए। उनके पिता घर में मौजूद थे जिन्होंने रिपोर्ट लिखवाई थी, देवेंद्र सिंह भदौरिया, उनके भी डीएनए सैंपल लिए, मिलान करवाया और मिलान हो गया। तो ये कंफर्म हो गया कि जो डेड बॉडी बरामद हुई बेसिकली दो हिस्सों में, पहले एक बांह के तौर पर और बाद में जो पूरा शरीर है उसके तौर पर, वो डेड बॉडी जो है शैलेंद्र सिंह भदौरिया की ही थी। इससे पहले कि इस मामले की तफ्तीश कैसे हुई, हत्या कैसे हुई, इसके बारे में आपको और बताऊं, मैं शैलेंद्र सिंह भदौरिया के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। ये सतना में एक शराब के ठेके में एक लिकर डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ काम करते थे और इनके घर में इनकी पत्नी है और दो बच्चे हैं, एक बेटा और दो बेटियां, और घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं। तो देखा जाए तो भरा पूरा परिवार है और ये सतना के ही रहने वाले हैं। अब पुलिस ने इस मामले की छानबीन और जांच शुरू की और घर वालों से पुलिस ने पूछताछ की कि भाई आखिरी बार शैलेंद्र सिंह भदौरिया घर से कब निकले थे, कैसे निकले थे, ये आप हमें बताएं। तो सबसे पहले जिन्होंने रिपोर्ट लिखवाई थी शैलेंद्र के पिता देवेंद्र, उनसे पुलिस ने पूछा तो देवेंद्र ने ये बताया कि 24 जनवरी को उन्होंने अपनी बहू से ये पूछा था कि शैलेंद्र कहाँ है, दिख नहीं रहा है। तो बहू ने ये बताया था कि वो आज थके हुए हैं और जल्दी सो गए हैं। ये 24 जनवरी की बात है। 25 जनवरी की सुबह देवेंद्र सिंह भदौरिया ने फिर से अपनी बहू से कहा कि शैलेंद्र कहाँ है, सुबह आया, दिखा भी नहीं, चाय नहीं पी साथ में। तो इस पर शैलेंद्र की बीवी जो है बहू, उन्होंने ये बताया कि शैलेंद्र जो है सुबह घर से अर्ली ही निकल गए थे और वो काम से अपनी दुकान पर ही चले गए हैं। तो उनके पिता को हैरानी थोड़ी हुई क्योंकि शैलेंद्र इतनी जल्दी जो है घर से नहीं निकलते थे, और लेकिन बहू बता रही थी तो जाहिर है शैलेंद्र निकला ही था। और इस बात से भी
जो देवेंद्र सिंह भदौरिया हैं शैलेंद्र के पिता, वो थोड़े और परेशान हुए कि उन्होंने देखा कि शैलेंद्र की बाइक जो है वो घर पे ही रखी हुई है। जब उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि अरे बेटा गया तो सही लेकिन बाइक भी लेके नहीं गया, तो बहू ने कहा कि हाँ वो सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और वहीं से अपनी दुकान पर शराब के डिस्ट्रीब्यूटर शॉप पर, लिकर शॉप पर वो चले गए थे। तो अब जाहिर है जब बहू बता रही है तो ससुर जी को इस बात को तो मानना ही पड़ेगा, घर की बात है, तो उन्होंने मान लिया और वो इंतज़ार करते रहे कि ठीक है शैलेंद्र से नेक्स्ट जब बात होगी तो पूछूंगा कि भाई इतना क्या वर्कलोड है, कहाँ बिजी हो, ये सारी बातें। इससे पहले कि और आगे कहानी मैं आपको बताऊं, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि ये जो भदौरिया परिवार है, ये परिवार रहता तो एक ही मकान में है, लेकिन इसके दो हिस्से हैं। दो हिस्से यूँ हैं कि एक तरफ जो है बेटा, बहू और 3 बच्चे रहते हैं और दूसरी तरफ सास ससुर रहते हैं। आमतौर पर आपको पता है परिवारों में, सारे परिवार में तो नहीं लेकिन बहुत सारे परिवारों में मतभेद होते हैं, तो लोग जो है बिल्कुल एक दूसरे से रिश्ता खत्म करके अलग होने की जगह वो एक बीच का रास्ता चुनते हैं, अपना चूल्हा चौका और मकान मतलब बेडरूम वगैरह अलग कर लेते हैं, बीच में कोई पार्टीशन हो जाता है लेकिन साथ में रहते हैं। तो ये भदौरिया परिवार का सेटअप भी कुछ ऐसा ही था। एक तरफ बुजुर्ग माँ बाप रहते थे और दूसरी तरफ शैलेंद्र भदौरिया, उनकी बीवी सपना भदौरिया और 3 बच्चे रहते थे। तो ये इनका सेटअप था। अब जब ससुर से पूछताछ हुई तो ससुर ने ये बताया अपनी बहू के हवाले से कि बेटा किस तरह से 25 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को काम पर गया था और फिर उसके बाद लौट कर नहीं आया। तो खैर अभी 25 तारीख की अर्ली मॉर्निंग वाली बात तो खैर पता चली ही, लेकिन इसी के साथ इस मामले में एक और ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि 25 तारीख को ये जो शैलेंद्र भदौरिया है ये गए तो अपनी शॉप पर ही थे, लेकिन 11:30-12 बजते बजते उनकी शॉप से जो है एक लड़का शैलेंद्र को बुलाने के लिए आ गया घर पर। तब घर वाले बड़े हैरान हुए कि अरे सुबह तो शैलेंद्र निकला है, शॉप पर जाने की बात कहकर निकला है अर्ली मॉर्निंग, और शैलेंद्र को बुलाने के लिए उन्हीं की दुकान से लोग चले आए हैं, तो इसका मतलब क्या शैलेंद्र दुकान पहुंचानी है? यहाँ पर घर वालों को बड़ा खटका हुआ। उनकी बीवी सपना भी बहुत परेशान हो गई और जो शैलेंद्र के पिता हैं उनका तो परेशान होना लाजमी था। इसके बाद उसी परेशानी के आलम में उन्होंने 25 जनवरी को थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी थी। अब पुलिस ने ससुर के साथ साथ बहू से भी पूछताछ की। बहू ने भी तकरीबन ऐसी ही कहानियां बताई। हालांकि बहू की कहानियों में कुछ हेर फेर या ऊंच नीच टाइम का था, लेकिन पुलिस को लगा कि शायद याददाश्त की वजह से या किसी सीक्वेंस को प्रॉपर तरीके से याद न रख पाने की वजह से इन दोनों के स्टेटमेंट में इतना सा फर्क आया होगा। तो खैर इसके बाद पुलिस जो है वो इंतज़ार करती रही और ये पता करती रही कि आखिर शैलेंद्र सिंह भदौरिया की किस किस से दुश्मनी हो सकती है। परिवार वालों से पूछताछ करने पर दुश्मनी की कोई भी थ्योरी जो है वो सामने नहीं आई। अब पुलिस को परिवार के लोगों पर शक होने लगा। शक इसलिए होने लगा कि जिस तरह से शैलेंद्र भदौरिया गायब हुए और जिस तरह से ससुर ने ये बताया कि बहू ने पहले दिन बताया कि वो जल्दी सो गए हैं, दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग निकल गए हैं, तो ये सारा सीक्वेंस जो है थोड़ा सा उलझाने वाला लग रहा था। तो पुलिस ने क्या सोचा? पुलिस ने सोचा कि ये जो बहू है सपना, इसके बारे में ज़रा पता लगा कर देखते हैं कि इसका वेयरअबाउट्स क्या है, ये मतलब किससे मिलती जुलती है, क्या करती है। तो पुलिस ने जब खामोशी से बड़ी खुफिया तरीके से शैलेंद्र की बीवी सपना के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की तो पुलिस को पता चला कि इस महिला का एक प्रेमी है, यानी शादीशुदा सपना जिसके 3 बच्चे हैं, वो एक और नौजवान के साथ प्यार में लगी हुई थी, प्रेम जाल में फंसी हुई थी। तो अब जब पुलिस को यह बात पता चली तो पुलिस ने बिना वक्त गंवाए हुए उस प्रेमी को, कमलेश को इंटरसेप्ट किया, हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की शैलेंद्र की गुमशुदगी को लेकर। पहले कमलेश ने भी इधर उधर पुलिस को बहकाया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने मुंह खोल दिया और एक ऐसा राज सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। कमलेश ने यह कहा कि शैलेंद्र की हत्या हो चुकी है और शैलेंद्र की हत्या जो है खुद उसकी बीवी सपना ने की है। कमलेश को यह बात कैसे पता थी? तो कमलेश ने इस पूरी कहानी का खुलासा किया। उसने बताया कि 24 जनवरी को शैलेंद्र के साथ उसकी बीवी सपना की अपने घर में काफ़ी तीखी लड़ाई हुई थी और ये लड़ाई हुई थी शराब पीने की आदत को लेकर, क्योंकि शैलेंद्र जो है वो शराब का लती था और इस बात को लेकर सपना के साथ उसकी अक्सर लड़ाई होती थी। इत्तेफाक से 24 जनवरी को जब पति पत्नी के बीच में ये झड़प हुई, उस रोज़ तीनों बच्चे बगल का जो पोर्शन है भदौरिया परिवार का जो मकान है उसमें दादा दादी रहते हैं, दादा दादी के पास वो सोने के लिए गए हुए थे। तो पुलिस जो है, पुलिस को भी ये बात पता चली और कमलेश ये सारी बातें बता रहा था। तो घर में पति पत्नी अकेले थे। झगड़ा जब हुआ तो सपना ने रोटी बनाने वाले तवे से अपने पति के सिर पर, जो नशे की हालत में था, घातक वार किया और 1 या 2 वार से ही
शैलेंद्र ज़मीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई और उसके सिर से काफ़ी सारा खून बहा। अब उसकी बीवी जो है उसने दिमाग लगाया, उसने अपने प्रेमी कमलेश को मिडनाइट को व्हाट्सएप तो नहीं बल्कि फेसबुक मैसेंजर के ज़रिए कॉल किया, और इसलिए फेसबुक मैसेंजर का इस्तेमाल किया ताकि वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पकड़ी न जाए। और फिर उसने कमलेश को बुलाया और कमलेश की मदद से उसके बाइक में अपने पति की लाश रखी बीच में, खुद पीछे बैठी पति की लाश को पकड़कर, और सतना शहर से तकरीबन 22 किलोमीटर का फासला तय करके वो कोठी इलाके में पहुंचे जहां पाइपलाइन की खुदाई हो रही थी और गड्ढा खुदा हुआ था। उसी गड्ढे में उन्होंने लाश डाली और ऊपर से मिट्टी डालकर रात को ही वो लाश दफनाकर वहां से वापस चले आए। 24 तारीख की ये बात है, और जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि 31 जनवरी को वो लाश जो है वो लोगों को बाहर खुदाई के वक्त मिली थी। इत्तेफाक देखिए कि जिस रोज़ हत्या हुई उस रोज़ बच्चे जो है दादा दादी के पास सो रहे थे, और हत्या के बाद रातों रात बीवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर वो लाश को ठिकाने भी लगा दिया। उसके बाद रात को ही आकर घर को अच्छी तरह से धो दिया, खून के धब्बे वब्बे साफ कर दिए। सुबह भी वो अर्ली मॉर्निंग उठकर जो है वो कोई खून का हिस्सा या धब्बा न रह जाए वो घर की सफाई कर रही थी। सास ससुर ने जब पूछा कि अरे क्या बात हो गई, इतनी सुबह सुबह लगी हुई हो साफ सफाई धुलाई पुछाई, तो सपना ने ये कहा कि नहीं, रात को शैलेंद्र ज़्यादा शराब पीकर आए थे तो उन्हें उल्टी हो गई थी, इसलिए मैं सफाई कर रही हूँ। तो वो कहते हैं ना कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो यहाँ तो कत्ल जैसी जघन्य घटना हुई थी तो उसे तो छुपाना ही था, और उसे छुपाने के लिए ढेर सारे झूठ और बोलने थे। सपना लगातार झूठ बोले जा रही थी, लेकिन आखिरकार पुलिस की तफ्तीश में कमलेश ने सारा राज खोल दिया, प्रेमी ने सारा राज खोल दिया, और प्रेमी के कहने के बाद फिर पुलिस ने सपना को भी गिरफ्तार कर लिया। और इस तरह से पति के कत्ल के मामले में पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार कर लिया गया, और उन्होंने इस कत्ल को छुपाए रखने के लिए, राज दबाए रखने के लिए काफ़ी मशक्क़त की, लेकिन जैसा कि आपने सुना और जाना, सारी मशक्क़त, सारी कोशिशें धरी रह गई और गुनहगार पकड़े गए। तो आज की कहानी यहीं तक।